Hello viewers, this is Shivam Pandey welcoming you all in Abode of Excellence. Please subscribe the channel, like the video and share it as much as possible. अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं न्यूज़ में एक मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी से। और जैसे ही हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का, तो एक एक्ट बार बार ध्यान में आता है, बार बार एक एक्ट का जिक्र होता है जिस एक्ट का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट हाल में इतना न्यूज़ में क्यों आ रहा है और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कैसे है, इस एक्ट के क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एक एक डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्ट जो बना था उसका मुख्य कारण था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद काफी लंबा चला था। इस विवाद को सुलझाने के लिए काफी दशकों तक कोर्ट केसेस चले, आंदोलन हुए, रथ यात्रा हुई, लोगों की जानें भी गईं और फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया कि जो विवादित स्थल है वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा और उससे हटके मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दी जाएगी। फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का भूमि पूजन किया। अब देखते हैं कि ज्ञानवापी क्या है और ज्ञानवापी से ये एक्ट कैसे जुड़ा हुआ है। तो बनारस में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर अभी ज्ञानवापी मस्जिद है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद बनवाया था और उससे हट के इस जो ओरिजिनल जगह है जहां पर अभी मस्जिद है वहां पर मंदिर हुआ करती थी और उस जगह से थोड़ा सा हटकर बहुत सारे राजाओं ने बार बार एक मंदिर बनवाया और जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो रानी अहल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर की रानी अहल्याबाई होलकर ने 1777 में टेम्पल बनाया जिसको अभी हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर रानी अहल्याबाई होलकर के सपने में आए थे और जिससे प्रेरित होकर रानी अहल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का निर्माण कराया। अभी हम जानेंगे कि इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो अभी इस केस से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कि ये केस कोर्ट में चल रहा है। हाल में कोर्ट ने इसके सर्वे की इजाजत दी थी, सर्वे हुआ और जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है वो है एक शिवलिंग, एक वजू खाने में हिंदू पक्ष का मानना है कि शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष का मानना है कि वो एक फवारा है। तो देखते हैं आगे कोर्ट का निर्णय क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि इस एक्ट को लाने का इतिहास क्या है। तो 1991 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान इस एक्ट को लाया गया। उस एक्ट को प्रेजेंट करने वाले तत्कालीन गृह मंत्री एस बी चौहान जी थे और उन्होंने इस एक्ट को प्रेजेंट करते हुए कहा था, वी सी दिस बिल एज अ मेजर टू प्रोवाइड एंड डेवलप आवर ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी। एस बी चौहान वाइल प्रेजेंटिंग द एक्ट इन पार्लियामेंट। तो इस एक्ट को प्रेजेंट करते हुए एस बी चौहान जी ने कहा था कि ये जो बिल है इसको हम भारत की जो यशस्वी कीर्तिमान है प्यार का, शांति का, कम्युनल हार्मनी का, सद्भाव का, उसको बढ़ाने वाला और उसको बरकरार रखने वाला ये एक्ट है। इस बिल में केवल 7 सेक्शंस हैं, एक 8वां सेक्शन भी था जिसको रिपील कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं। इस एक्ट की प्रस्तावना क्या है। दिस इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इसका प्रस्तावना ये कहता है कि ये जो एक्ट है ये किसी भी पूजा स्थल का जो कन्वर्जन है एक रिलीजियस स्ट्रक्चर से दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर में, अगर इसका कैरेक्टर चेंज किया जाता है तो इस कन्वर्जन को रोकने वाला ये एक्ट है। 15 अगस्त 1947 का एक बार तय किया गया और उसके बाद से 15 अगस्त 1947 के दिन जिसका जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मेंटेन किया जाएगा। बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप of any religious denomination
or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination of any section thereof। तो इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट के इस सेक्शन के जरिए यह कहा गया है कि कोई भी इंसान किसी पूजा स्थल का रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी उसका धार्मिक चरित्र चेंज नहीं कर सकता है। वो अगर वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज कर सकता है तो भी नहीं कर सकता है, और एक रिलीजन के ही एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चेंज कर सकता है तो भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 में, डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो इस एक्ट का क्लॉज 1 कहता है कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। यानी 15 अगस्त 1947 का एक बार तय किया गया, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी पूजा स्थल का जो भी कैरेक्टर है उसको आगे वही मेंटेन किया जाएगा। अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, नो मैटर उसका हिस्ट्री क्या कहता है, किसने क्या तोड़ा। अगर 15 अगस्त 1947 के दिन ये कैरेक्टर है तो आगे भी वो कैरेक्टर ही मेंटेन होगा। If on the commencement of this act any suit, appeal or other proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of worship existing on the 15th day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall abate, and no suit, appeal or other proceeding with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority। यानी कोई भी ऐसा केस जो इस तरह का केस है, अगर वो कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, और वो उस केस के माध्यम से किसी रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करना है, तो वो जो केस है वो इस एक्ट के लागू होने के साथ ही रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आगे से इस तरह का कोई भी कोर्ट केस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ये कहा गया कि अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है तो वो भी अमान्य होगा और उस पर ये एक्ट लागू होगा। अब देखते हैं कि इस एक्ट के एग्जेम्पशंस क्या क्या हैं, किन किन चीजों को इस एक्ट से छूट दिया गया है। So according to the clause number 3 of article of section 4, any place of worship referred to in the said subsections which is an ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any other law for the time being in force। यानी कोई भी वैसा स्ट्रक्चर जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत आता है, जिसको कि एंशिएंट माना जाता है, वैसे स्ट्रक्चर्स को इस एक्ट से छूट मिलेगी। ये एक्ट उन स्ट्रक्चर्स पे लागू नहीं होगा जिनको कि एंशिएंट माना गया है। एंशिएंट उन स्ट्रक्चर्स को माना जाता है जो कि 100 साल से पुराने हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कोई भी वैसा स्ट्रक्चर जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एंशिएंट माना जाता है, उसको इस एक्ट से छूट मिलेगी, उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरा, कोई भी वैसा केस जो कि इस एक्ट के लागू होने से पहले सुलझा दिया गया है, या तो आपसी सहमति से या फिर कोर्ट के माध्यम से, अगर वो ऑलरेडी सुलझा दिया गया है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। और तीसरा, जिसकी वजह से इस एक्ट को लागू किया गया था, सबसे बड़ा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, चूंकि जिस वक्त इस एक्ट को लागू किया गया उस वक्त ये मुद्दा काफी सेंसिटिव था, जिस और ऑलरेडी केस में कोर्ट में इसका केस चल रहा था, तो इस वजह से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन में रखा गया और उसको इस एक्ट से छूट दी गई। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, और कुछ लोग इसको रखने के पक्ष में है। तो जो इसको पक्ष में है कि ये एक्ट अच्छा है, उनके सपोर्ट के क्या ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स पर वो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला ग्राउंड है
जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे कि 500 साल पहले क्या हुआ था, 600 साल पहले क्या हुआ था, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। आज हम इस मंदिर का बात करेंगे, कल उसका पता चलेगा, कल उसका पता चलेगा। तो ये मुद्दा ऐसे ही चलता जाएगा, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया था 2019 में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की काफ़ी प्रशंसा की थी और इस एक्ट को देश में सद्भावना बढ़ाने वाला बताया था। तो इन सब ग्राउंड्स पे बोला जा रहा है कि ये एक्ट देश में जो कम्युनल हार्मनी है उसको मेंटेन करेगा और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। तो इस रीजंस के जरिए ये एक्ट अच्छा है और इसको लागू रहने देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इस एक्ट को ओपोज कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस एक्ट को रिपील होना चाहिए। तो उनके क्या ग्राउंड्स हैं? उमा भारती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री हैं, उन्होंने ये जब एक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि इस एक्ट को लागू करना ठीक वैसा ही है जैसे कि कबूतर का बिल्ली के आने पर आंख बंद कर लेना। यानी इस एक्ट को लाकर हम उस चीज को रोक दे रहे हैं कि अब रिलीजियस कैरेक्टर के लिए कोर्ट केस चलेगा ही नहीं। तो इससे कम्युनल हार्मनी बढ़ेगी नहीं, बल्कि हम इन मुद्दों को बिना सुलझाए छोड़ दे रहे हैं, जिस वजह से आने वाले जनरेशन में कम्युनल टेंशन बढ़ने की संभावना है। इस वजह से इस एक्ट का वो विरोध कर रही थी कि इस एक्ट के जरिए आने वाली जनरेशन पर हम जो टेंशन छोड़ रहे हैं उसको छोड़कर हमें अभी ही इन सारे मुद्दों को रिजॉल्व कर देना चाहिए। दूसरा मुद्दा, इसका जो रीजन है इसको अपोज करने का, वो ये है कि ये एक्ट कोर्ट केस करने की अनुमति नहीं देता है, कोर्ट में केस चलाने की अनुमति नहीं देता है, जो कि लोग बोलते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कोर्ट केस लड़ें या ना लड़ें। तो आप हमें लीगल प्रोसीडिंग से वंचित कर रहा है ये एक्ट, इसलिए ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक और इसका रीजन दिया जाता है कि एक बार जो मंदिर बन गया तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो आप उस मंदिर को तोड़ दो, मूर्तियां हटा दो, वो मंदिर ही रहेगा जब तक उसका सनातन धर्म के रूल के अकॉर्डिंग विसर्जन ना हो। तो जब तक विसर्जन नहीं होता है वो मंदिर मंदिर ही रहता है। तो आप अभी वहां पर क्या हो रहा है, इसके अलावे जो भी हो रहा हो, बट अगर वहां पे विसर्जन नहीं हुआ है तो वो अभी भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर ही है, ऐसा इस एक्ट को अपोज करने वाले का मानना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस एक्ट को सपोर्ट करते हो या आप चाहते हो ये एक्ट रिपील हो या ना हो, और अगर रहे तो क्यों, ना रहे तो क्यों। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और ये भी बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।